गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने अष्टफलकीय वॉइड तथा चतुष्फलकीय वॉइड की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या अनुपात की गणना करी। उसमें से याद रखें, अष्टफलकीय वॉइड की त्रिज्या सुपर वीवीआई है इस साल के लिए, है ना? उसको ध्यान से ये आप फिर से देख लें, एक बार नहीं समझे तो 2 बार 3 बार वीडियो देखें ना, समझ ही जाएंगे। तो चलिए, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का कैलकुलेशन का अंतिम टॉपिक होगा, वो है एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं। क्या होगा? एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं, है ना? जैसे एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, पहले याद है कुछ? तो क्रिस्टल जाला की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं हम लोग? एकक कोष्ठिका कहते हैं। याद होगा, पीछे के वीडियो में, पीछे के क्लास में मैंने बताया भी था एकक कोष्ठिका के बारे में। इसकी बीमा संबंधी गणनाएं, कहने का मतलब ये हुआ, इसमें घनत्व है, ये इसका एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई है, या फिर मोलर द्रव्यमान है, ये सब की गणना आप कैसे कर सकते हो, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखो कि दूसरा टॉपिक भी लिखा हुआ है, एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना। इसका जो प्रश्न है वो देखो स्क्रीन पर है, और प्रश्न एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके लिए। और प्रश्न को देखो तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये जो प्रश्न है वो यही टॉपिक है, लेकिन वो प्रश्न का उत्तर जो स्क्रीन पे आ रहा है उसका उत्तर ये जो मैं बताने वाला हूँ वो है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीछे से शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई क्या होती है? a होती है, और घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखते हैं हम लोग। माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि घनीय, या घनीय नहीं भी लिखो तो घनीय लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां घनीय का ही चर्चा करेंगे हम लोग। माना कि एकक कोष्ठिका के, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई समझे कि जो किनारा होता है उसी को कोर कहते हैं। जैसे देखो, ये डब्बा है, इसका जो ये देख रहे हो ना भैया, ये सब आपका क्या है? कोर है, यानी किनारा है। और किनारे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्व रखते हैं। तो यहाँ है, माना कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई बराबर क्या हो गया? a। क्या हो गया भाई? a हो गया। कोर की लंबाई को तो ऐसे भी हम लोग a ही मानते हैं। उसके बाद क्या है, ध्यान देना है। तो हम क्या लिखा हुआ है? एकक कोष्ठिका का घनत्व की गणना। तो कैसे करेंगे घनत्व की गणना? तो देखिए, तो एकक कोष्ठिका का घनत्व डायरेक्ट लिख देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एकक कोष्ठिका का क्या? घनत्व। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व क्या होगा? क्या होगा? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो किसका द्रव्यमान? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। किसका आयतन? एकक कोष्ठिका का आयतन। चूंकि हम लोग एकक कोष्ठिका का घनत्व निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान और एकक कोष्ठिका के आयतन में भाग दे दें तो एकक कोष्ठिका का घनत्व प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, तो एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या हो गया? बराबर हो गया एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का क्या? द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का, एकक क्या? कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, वही ना है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो किसका द्रव्यमान? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। किसका आयतन? एकक कोष्ठिका का आयतन। क्या निकाल रहे हैं? एकक कोष्ठिका का घनत्व निकाल रहे हैं, है ना? तो एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या हो गया? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। पहले ये देख लो, आप एकक कोष्ठिका को याद नहीं हो तो देख लो, एकक कोष्ठिका ये है, इसी तरह ना बनता है एकक कोष्ठिका। ये देखो, ये है आपका क्या? एकक कोष्ठिका। तो इसका कह रहा है घनत्व कैसे निकलेगा इसका? तो इसके लिए हमको एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान चाहिए कि कितना इसका द्रव्यमान है, और एकक कोष्ठिका का आयतन चाहिए, कितना इसका आयतन है। तो आयतन तो इजी निकल जाएगा, मेन है द्रव्यमान। तो चलिए, तो क्या हो गया? आगे देखिए, एकक कोष्ठिका का, एकक कोष्ठिका का क्या? आयतन।
या फिर पहले हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, बेहतर होगा। तो एकक कोशिका का जो द्रव्यमान घनत्व है वो क्या है, घनत्व को क्या हम लोग कहते हैं, है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एकक कोशिका का घनत्व, घनत्व को किससे सूचित करते हैं, डी से, डी हो गया बराबर क्या है, एकक कोशिका का द्रव्यमान किससे सूचित करें, डब्ल्यू से कर देते हैं, डब्ल्यू से। और एकक कोशिका का आयतन को किससे करते हैं, तो आयतन को भी से कर देते हैं, v माने वॉल्यूम, यानी कि d बराबर डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, v, d बराबर डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, v, v बराबर डब्ल्यू बाई v। बात समझे, फिर से समझो, नहीं समझे तो क्या है, एकक कोशिका का घनत्व, घनत्व को हम लोग क्या मान रहे हैं, d, कोई दिक्कत, घनत्व को d मानते भी, या तो d या तो रो। तो एकक कोशिका का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को क्या है, वेट मतलब द्रव्यमान ही होता है ना, तो वेट w कर लेते हैं बटे एकक कोशिका का आयतन, आयतन का इंग्लिश क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो गया, कोई दिक्कत। तो d बराबर w बाई क्या हो गया, v, d बराबर क्या हो गया, w बाई v। इसको समीकरण क्या कर लेंगे हम लोग, एक, बस कुछ नहीं है भाई, बस इजी। अब देखो कि एकक कोशिका का आयतन, एकक क्या कोशिका का आयतन, तो एकक कोशिका का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन ही तो होता है, क्योंकि एकक कोशिका तो यहाँ घन है, तो घन का ही आयतन ना होगा भैया, क्यों दिक्कत है। एकक कोशिका का आयतन क्या हुआ, घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है कि नहीं, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसीलिए इसका भी होगा क्या, भुजा क्यूब। कई बार मैं लिख चुका हूँ 2-3 दिन में, कई बार। तो भुजा क्यूब को क्या हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, ए क्यूब, कोई दिक्कत। एकक कोशिका का आयतन क्या हो गया, ए क्यूब। अब ए क्यूब कैसे हुआ, क्योंकि घनीय एकक कोशिका का यानी घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा को हम लोग ने क्या माना, ए क्यूब, यानी इसका जो वॉल्यूम हुआ, यानी कहने का मतलब v हुआ, वो कितना हो गया, ए क्यूब हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। एकक कोशिका का आयतन ए क्यूब कैसे आया, समझे कि एकक कोशिका यानी घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, और भुजा को हम लोगों ने क्या माना, ए, तो हो गया क्या, ए क्यूब। दिक्कत, चलिए अब आगे निकालना हमको क्या, एकक कोशिका का द्रव्यमान, मेन यहीं पर है, इसको समझ गए तो सब समझ गए। देखिएगा, एकक क्या कोशिका, एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, कोई बोलेगा एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या होगा, कैसे निकालोगे। अच्छा मान लो तुम्हारे पास है एक डब्बा, है ना, और उस डब्बे में है ढेर सारी गोलियां, क्या है, ढेर सारी गोलियां, बहुत सारी गोलियां, हमको पता नहीं कितना गोलियां है। तो कहेगा बताओ जब ये जो है गोली का द्रव्यमान कितना है, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। चलो अब हम ये बता देते हैं कि इसमें जो गोलियां हैं, गोलियां समझ रहे हो, कंचा, जिससे गोली खेलते हैं, कंचा है 100, ठीक है, और एक गोली का जो द्रव्यमान है वो है 2 ग्राम। तो बताइए अब इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो बता सकते हैं। अब इस गोली का द्रव्यमान कितना होगा, तो क्या कह दोगे, 100 गोली है और एक गोली का द्रव्यमान 2 ग्राम है, तो कितना हो गया टोटल गोली का द्रव्यमान, 200 ग्राम। क्या हो गया, 200 ग्राम। बोलो सर कैसे आ गया 200 ग्राम, तो तुम क्या किए कि गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान बराबर क्या कर दिए, गोली का संख्या, एक ही है ना, गोली का क्या संख्या गुणा क्या किए, एक गोली का द्रव्यमान, एक गोली का क्या द्रव्यमान, यही किए ना। तो गोली का संख्या कितना था, 200, और एक गोली का द्रव्यमान कितना था, 2 ग्राम, एक गोली का संख्या कितना था 100, और एक गोली का द्रव्यमान कितना था 2 ग्राम, तो कुल मिला जाए तो कितना हो गया, 200 ग्राम, है कि नहीं, 200 ग्राम, यानी गोली का द्रव्यमान कितना आया, 200 ग्राम। तो यहाँ भी तो वही है, एकक कोशिका का द्रव्यमान। तो एक देखो ध्यान से, ध्यान देखो, एकक कोशिका का द्रव्यमान, तो एकक कोशिका देखो ये है एकक कोशिका, ये है क्या, एकक कोशिका। तो बोलेगा कोई भाई एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या होगा, तो आप जानते हो ना ये सब क्या चीज से बनता है, परमाणु से। ये है परमाणु, सब जगह परमाणु ऐसे करके रहते हैं इस तरह से, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ एक दूसरे से टच करता रहता है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन करता है, ये हो गया, है कि नहीं। अब आपको बोल दे
ज़्यादा हो गया क्या, 5 4 9 नहीं ठीक है 4 4। अब ये बोले कि इसका द्रव्यमान कितना हो, तो क्या कहो, कितना परमाणु है, परमाणु जोड़, सबको जोड़ लो, कितने परमाणु है 8, और मान लो एक परमाणु का द्रव्यमान दे दिया 3 ग्राम, तो क्या कहे एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना होगा, है कि नहीं, कैसे निकालोगे, तो पहले जितना परमाणु है परमाणु की संख्या, यानी परमाणु की संख्या कितनी हो गई 8, और एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया 3 ग्राम, बराबर क्या हुआ इसमें यही 24, है ना। फिर से समझो इसको, क्या किया मैंने, ये क्या है कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या होगा, पहले ये लिख देता हूँ, उसके बाद फिर लिखता हूँ मैं बात। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या होगा, एकक कोष्ठिका के, एकक क्या, कोष्ठिका के परमाणु की संख्या, परमाणु की क्या संख्या, है ना, या ऐसे लिखते हैं थोड़ा, परमाणु की क्या संख्या गुणा गुणा क्या, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। अब जरा इसको समझो कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, एकक कोष्ठिका के परमाणु की संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। तो कैसे, देखो मान लेते हैं ये क्या है, एकक कोष्ठिका है, ध्यान दीजिएगा, ये समझ जाइएगा कि आगे कुछ नहीं है इसमें, ये है आपका एकक कोष्ठिका, है कि नहीं, ये एकक कोष्ठिका है, और ये है इसका परमाणु, ये है परमाणु, ये देखो ये सब परमाणु है इस तरह से, ये देखो ये है इसका क्या परमाणु, ये क्या है परमाणु है। अब बोलेगा कोई कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो क्या करोगे क्या कि पहले परमाणु की संख्या गिन दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखोगे, 8 परमाणु की संख्या, 8 परमाणु यही लिखोगे ना। फिर अब ये पूरा का द्रव्यमान कैसे, तो पहले संख्या गिन लिए, फिर एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, तो एक परमाणु का द्रव्यमान मान लो दे दिया जाए यहाँ पर कि 4 ग्राम है एक परमाणु का द्रव्यमान, तो कितना हो गया एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, तो 8 परमाणु गुना क्या हो गया 4 ग्राम बराबर हो गया 32 ग्राम। बोलो सर ये डंडा, सर भाई वो डंडा नहीं है, वो काल्पनिक रेखा है, जिसके जैसे जैसे वो सजा होता है, ये जो बोला है उसी के अनुसार ये रेखाएं खींची जाती है, लेकिन ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं NaCl देखोगे सोडियम क्लोराइड देखोगे ऐसा दिखने लगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसके कण एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं जिसके द्वारा ये आकृति खींची जाती है। ऐसा नहीं कि डंडे का भी द्रव्यमान होगा ना भाई, डंडे का द्रव्यमान नहीं होगा, डंडा तो सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। तो ये बात समझे, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर क्या हुआ, एकक कोष्ठिका के परमाणु की संख्या, यानी इसके जितने परमाणु होंगे उसकी संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी एक परमाणु का, मान लो इसमें से एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो 4 ग्राम है, तो कुल का टोटल द्रव्यमान कितना होगा, तो 8 परमाणु है इसमें, 4 ग्राम एक परमाणु का द्रव्यमान है, तो कुल मिला दो तो कितना हो गया 32 ग्राम होगा, यानी इस एकक कोशिका का द्रव्यमान होगा 32 ग्राम। ऐसा मत समझ लेना 32 ग्राम ही होता है, मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ। इसको एक और एग्जाम्पल समझिए कि आपके पास है, आपके पास कोई आया बंदा, और बंदा आपको कुछ सेब दिया खाने के लिए, सेब एप्पल, अंदर एप्पल जब दिया, सेब दिया, तो आपके पास सेब दिया उसने 20 सेब दिया। कितना सेब दिया 20 सेब, और कहा 20 सेब दिया, और कहा क्या कहा कि एक सेब जो है उसका जो द्रव्यमान है वो है 5 ग्राम, उसका द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम है, यानी एक सेब का द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम है। तो बताइए टोटल सेब जो मैंने आपको दिया उसका द्रव्यमान कितना, तो तुम क्या कहोगे, कितना कहोगे 100 ग्राम। अब पूछो सर कैसे आप बोले 100 ग्राम, तो पहले क्या करोगे, सेब की संख्या, सेब की क्या संख्या यही करोगे ना जो 20 है, गुना एक सेब का द्रव्यमान, एक सेब का क्या द्रव्यमान, यानी कि सेब की संख्या कितनी है 20 और एक सेब का द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम, यानी दोनों को गुना कर दिए कितना हो गया 100 ग्राम, यानी सेब का कुल द्रव्यमान है, सेब का द्रव्यमान है टोटल सेब का क्या 100 ग्राम। कैसे हुआ, सेब का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या किए कि सेब की संख्या है ना गुना एक सेब का द्रव्यमान
दोनों को गुना कर दिए, निकल गया। यहाँ भी वही देखो, एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर क्या हुआ, एकक कोशिका के परमाणु की संख्या, क्या चीज की संख्या, परमाणु की संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि एकक कोशिका किससे बनता है, परमाणु से ही बनता है ना। नहीं समझे, फिर समझिए और उदाहरण देते हैं। जैसे कि आपके घर में रोटी बनता ही है, तो आपके घर में 50 रोटी बना, कितने रोटी बना, 50 रोटी बना। अब 50 रोटी में प्रत्येक रोटी जो है वो उसका द्रव्यमान है 10 ग्राम। कितना द्रव्यमान है, 10 ग्राम। तो टोटल रोटी का द्रव्यमान कितना होगा बताइए, तो हो जाएगा 500 ग्राम। तो 500 ग्राम कैसे हो गया, क्या किए हम, तो क्या किए, 50 को 10 से गुना कर दिए, 50 को 10 से गुना कर दिए, यानी रोटी का द्रव्यमान कैसे निकालें आप, कि रोटी की संख्या गुना एक रोटी का क्या द्रव्यमान, यही ना किए। तो रोटी का संख्या कितना है 50 और एक रोटी का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, दोनों को गुणा कर दिए और निकल गया 500 ग्राम। तो भाई यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही तो है वो, कि एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या होगा, एकक कोशिका के परमाणु की संख्या, जो उसमें परमाणु रहते हैं, और एक परमाणु का द्रव्यमान। देखो फिर से देखो, चित्र से समझना शुरू, क्या हो गया, ये देखो ये है घन, और एकक कोशिका के रूप में मैं इसको सजाऊं तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो ये हो गया। अब ये आप जानते हो कि घन के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब कोई बोल दे कि भाई मेरे इस एकक कोशिका का द्रव्यमान कितना है, कैसे निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे कि एकक कोशिका का द्रव्यमान निकालने के लिए आप क्या करोगे कि प्रत्येक परमाणु को पहले गिन लोगे। गिनो का एक परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिखोगे 8 परमाणु। अब आपको एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ रहे तब निकाल पाओगे। मान लो एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है 5 ग्राम, एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना 5 ग्राम, तो 8 परमाणु है ना, और सभी का द्रव्यमान है 5 ग्राम, तो कुल मिलाकर कितना ग्राम हो गया 40 ग्राम। यानी इस एकक कोशिका का जो द्रव्यमान हो गया वो कितना हो गया 40 ग्राम। तो क्या किए 8 परमाणु, यानी परमाणु की संख्या, देखो परमाणु की संख्या गुना क्या किए एक परमाणु का द्रव्यमान, देखो यहाँ लिखा है ना, एक परमाणु का द्रव्यमान, और जब दोनों को गुणा कर दोगे तो एकक कोशिका का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। सिंपल है ना। चल अब आगे बढ़े हम लोग, देखिएगा तो फिर से एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एकक कोशिका का द्रव्यमान होगा एकक कोशिका के परमाणु की संख्या, परमाणु की क्या संख्या, या इधर लिख दो नहीं तो लंबा चला जाएगा, परमाणु की संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का क्या द्रव्यमान। और एकक कोशिका के परमाणु की संख्या गुणा एक परमाणु का क्या हो गया द्रव्यमान हो गया। तो एकक कोशिका के द्रव्यमान को हम लोग क्या मानेंगे, देखो कहाँ है, तो W मानेंगे। तो W बराबर क्या हुआ, एकक कोशिका के परमाणु संख्या मान लेते हैं हम लोग क्या Z। बात समझ में आई क्या बोले हम, कि एकक कोशिका के परमाणु की संख्या को मान लेते हैं हम Z, कोई दिक्कत, गुना एक परमाणु का द्रव्यमान को हम मानते हैं छोटी है, बड़ी है नहीं छोटी है, क्या मानते हैं छोटी है। तो W बराबर क्या हुआ Z इंटू छोटी है, हो गया यहाँ। अब चलिए अब आगे हम लोग देखें, तो यहाँ देखो W है और V दोनों आ गया कि नहीं, चाहे तो मान रख सकते हो उस पर, क्यों। तो अब क्या है ध्यान दीजिएगा कि Z और यहाँ M है, इसका मान हम इस पर रख सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हो आप कि समीकरण 1 में V तथा W का मान रखने पर उतना क्यों लिखेंगे, तो समीकरण 1 में देखो V आ गया, V कितना है A क्यूब, W कितना है Z इंटू M है, मान रख सकते हैं इसमें। फिर से समझो क्या है, ध्यान दीजिएगा, D बराबर क्या है W बाय V, तो W बराबर कितना आ गया है Z इंटू M। अब Z इंटू M क्या है, एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या है W,
एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या क्या है Z, और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या मान लिए M। तो यदि हम D बराबर W/V के जगह, W की जगह हम ये नहीं लिख, W की जगह ये लिख देंगे और V की जगह ये लिख देंगे। देखो ऐसे नहीं, इसको मैथ में पढ़े भी हो गया कि x बराबर y दिया हुआ है, यानी a बराबर दिया हुआ है x बटे y, और x का मान 3 है और y का मान 4 है। तो कैसे बनाते हो आप मैथ में? तो बनाते हो ना, a बराबर, तो क्या लिखते हो, a बराबर x के जगह क्या लिख देते हो 3 और y की जगह क्या लिख देते हो 4। करते हो कि नहीं करते हो? करते ही होगे। तो यहाँ भी देखो W/V है, तो W की जगह क्या लिख सकते हैं Z × M, और V की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो V है AQ, बस लिख देते हैं आप। तो अब आगे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में लिख सकते हैं, में V तथा W का मान रखने पर, V तथा W का मान रखने पर, बात समझ में आई? क्या बोले, समीकरण 1 में V तथा W का मान रखने पर, रख दीजिए, मान रख दीजिए, तो क्या हो गया, तो हो गया D बराबर, ध्यान दीजिएगा 2-3 लाइन तो और है, D बराबर W, तो W कितना माने हुए, Z × M, Z × M, छोटी m क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान है, याद रखिएगा, Z × क्या M बटे क्या V कितना है AQ, है कि नहीं? फिर से देखो D बराबर क्या हुआ, यहाँ W लिखा हुआ है, तो W की जगह हमने क्या लिखा Z × M, और V की जगह क्या लिखा AQ, तो D बराबर क्या हुआ Z × M बटे AQ, है ना। आप चाहो तो यहाँ तक कॉपी कर सकते हो, तो पहले एक बार देख लो फिर से, उसके बाद तो हम लोग क्या माने, माना कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई a मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक घनत्व निकालना है हमको, देखो लिखा हुआ है घनत्व की गणना, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो बोलो सर इतना लंबा क्यों लिख दिए, तो भैया एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालना है ना, तो एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या हो गया, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का क्या आयतन। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या है D बराबर क्या हुआ W/V, तो W कहाँ से आया, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हो गया W, और एकक कोष्ठिका का आयतन कहाँ से क्या हो गया V, है ना। अब एकक कोष्ठिका का आयतन V बराबर क्या होता है AQ, बोलो सर ये कैसे है, तो घन का जो आयतन होता है, तो एकक कोष्ठिका की आकृति हम क्या पढ़ रहे हैं घन, तो घन का जो आयतन होता है वही तो एकक कोष्ठिका का आयतन होगा। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा Q, भुजा मतलब A3 हो गया। अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या जानते हैं हम लोग, कि अभी जानते नहीं, बताए भी आपको है कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एकक कोष्ठिका के परमाणु की संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। जैसे आपके यहाँ कोई ये क्या है कुछ बेचने के लिए आए, जैसे कि थाली बेचने के लिए आए, थाली होता है ना जिसमें खाना खाते हैं, तो 10 थाली हमको दे दिया, है ना, और कहा कि इस 10 थाली का जो द्रव्यमान है वो तुम निकालो, और बोला कि एक थाली को जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान है आपका क्या कितना 50 ग्राम। तो बताइए 10 थाली का द्रव्यमान कितना हुआ, तो क्या किए आप कि 10 जो थाली है, थाली की संख्या गुणा एक थाली का द्रव्यमान, यही किए ना। तो क्या किए 10 थाली, एक थाली का द्रव्यमान 100 ग्राम, यानी 100 नहीं 50 ग्राम ना, 50 गुना 10 यानी 500 ग्राम। यहाँ पर भी वही है कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान यानी थाली का द्रव्यमान बटे थाली की संख्या, परमाणु की संख्या गुना एक थाली का द्रव्यमान यानी एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान जो है उसको हम W माने, जो माने हुए भी है, बराबर क्या हुआ एकक कोष्ठिका के परमाणु द्रव्यमान को क्या माने Z, और एक परमाणु का द्रव्यमान को क्या मान लिया हम छोटी है, याद रखें छोटी है, बड़ी M भी आने वाला है, छोटी है। तो समीकरण 1 में V तथा W का मान रखने पर, तो V का मान है AQ, W का मान है Z × M। तो समीकरण 1 है हमारे पास ये, समीकरण 1 में V तथा W का मान रख दीजिए, तो D बराबर क्या हुआ W, तो W की जगह हम क्या लिख दिए Z × M, और ये क्या है V, आयतन क्या है AQ, बस लिख दिया। कॉपी करो थोड़ा जल्दी से, सबसे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आसान भी होगा जल्दी भी हो जाएगा।
इसको समीकरण 2 कर देते हैं। हो गया, चल ध्यान दीजिए, ये बिठा रहा हूं मैं। अब देखिएगा ध्यान से, m क्या है? m है एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी m है क्या? एक परमाणु का क्या? द्रव्यमान। और एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलता है, याद है आपको? 11 में आप पढ़े थे मोल संकल्पना टॉपिक में। क्या था कि यदि हमको एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान को एवोगाड्रो संख्या से भाग दे दीजिए, एक परमाणु का द्रव्यमान निकल जाता था। जैसे सोडियम था, तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान था उसमें एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? इतना से भाग दे दीजिए, वो आपका आंसर आ जाता था। याद होगा, 11 में पढ़ाए भी थे, कोई बात नहीं, कितना याद रखो। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, इधर जगह है, इधर लिखते हैं, कहाँ तक दिखाई दे रहा है बता दीजिए। तो चलो यही लिख देते हैं, m बराबर क्या है, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक परमाणु की संख्या नहीं बल्कि द्रव्य, एक परमाणु, ठीक है, एक क्या परमाणु का द्रव्यमान, जिसको हम लोग क्या मानते हैं? m। तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? बराबर होता है तत्व का, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर हो गया तत्व का क्या? परमाणु द्रव्यमान बटे एवोगाड्रो संख्या, है कि नहीं? एवोगाड्रो संख्या याद है कितने के बराबर होता है? एवोगाड्रो संख्या 6 पॉइंट, मैंने ऑब्जेक्टिव में लिखाया भी है कल ही, देखिएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, यही है एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे एवोगाड्रो संख्या। अब क्या है? तो m बराबर क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा बच्चे, m बराबर क्या होगा? तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं बड़ी m। क्या मान लेते हैं? बड़ी m, यानी मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं इसको। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान को क्या मान लिए हम? बड़ी m। और एवोगाड्रो संख्या को मान लिए Na। बोलो सर Na क्यों माने? तो A से एवोगाड्रो, N से नंबर, A से एवोगाड्रो, N से क्या? नंबर। तो m बराबर क्या हुआ? बड़ी m बाय Na। बोलो सर बड़ी m कहाँ से आ गया? तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है? बड़ी m, और एवोगाड्रो संख्या क्या है? Na। तो छोटी m बराबर हो गया बड़ी m बटे Na। अब समीकरण 2 में इसका मान रख दो, आ गया आंसर। तो समीकरण, ध्यान दें, 2 में किसका मान? m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, m का मान क्या रखने पर, तो m का जब मान रखे तो क्या आ गया? देखो तो क्या है, ये m है, छोटी m बराबर क्या है? बड़ी m बाय n, रख दो मान। तो d बराबर क्या हो गया? देख लो बच्चा, d बराबर हो गया z इंटू m। m की जगह क्या लिख सकते हैं? बड़ी m बटे na और बटा a क्यूब, और na कहाँ आ गया? नीचे आ गया, बटे में है। तो d बराबर कितना हो गया? z इंटू m बटे क्या? a क्यूब गुना na। बात समझ में आ रही है? d बराबर क्या हुआ? z इंटू m, a क्यूब इंटू क्या? na। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, फिर से एक बार देख ले कैसे किए कि एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? छोटी m। तो एक परमाणु का द्रव्यमान मोल संकल्पना टॉपिक है 11 में, पहला चैप्टर है, रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं उसमें देख सकते हैं। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलता है? तो उसके लिए तत्व का परमाणु द्रव्यमान में एवोगाड्रो संख्या से भाग दे देते हैं, और एवोगाड्रो संख्या कितने के बराबर है? 6.022 10⁻23। तो छोटी m यानी कि एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या हुआ? तत्व का परमाणु द्रव्यमान को क्या मान लिया? बड़ी m, और एवोगाड्रो संख्या क्या हो गया? Na। अब Na क्यों सूचित किया एवोगाड्रो को? तो N, A से हो गया एवोगाड्रो, N से हो गया नंबर।
अब समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ है। समीकरण 2 में m का मान रखने पर, m मतलब छोटी m का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में छोटी m ये है, तो d बराबर क्या हो गया? z इंटू छोटी m की जगह हम क्या लिख दिए? बड़ी m। ये देखो यहाँ है ना, बड़ी m बटे na कहाँ आ गया? नीचे। तो d बराबर क्या हुआ? z इंटू m a क्यूब इंटू क्या हो गया? na। अब ये इसको आप क्या करो? घेर, है कि नहीं? अब आगे और भी निकालना है। क्या निकालना है? तो अभी आप आगे निकालना है आपको ये m का मान। तो कैसे निकालोगे m का मान? तो तिरछा तिरछी क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्या हो गया? z इंटू m, है ना, बराबर d गुना a क्यूब गुना n। कोई दिक्कत है? z इंटू m इधर और ये आ गया इधर, बराबर d इंटू a क्यूब इंटू क्या हो गया? n। तो m निकालना है, तो m बराबर क्या हो गया? d इंटू a क्यूब इंटू na बटा क्या? z। बट गया समझ में कैसे होगा? ध्यान, यानी कि हमको d पता हो, a क्यूब पता हो, na पता हो, z पता हो। z, अब देखो d क्या है? देखो d कहीं लिखा होगा, d है घनत्व। a क्या है? एक a है कोर की लंबाई। na क्या है? देखो na है एवोगाड्रो संख्या। z क्या है? z है परमाणु की संख्या। यदि ये सब मालूम हो तो m यानी कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान, या इसको मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, तो हम ज्ञात इजिली कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए इसको यहाँ पर कि माना कि पूरा देखिएगा, माना कि एकक कोशिका के कोर की लंबाई बराबर क्या हो गया? a। तो एकक कोशिका का घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का क्या? आयतन। तो घनत्व को हम लोग क्या माने? d, और कोशिका का द्रव्यमान को क्या माने? w, और एकक कोशिका का आयतन को क्या माने? v। तो d बराबर क्या हुआ? w बाय v। तो एकक कोशिका का जो आयतन है, आयतन, तो आयतन कैसे निकालते हैं? तो भुजा यानी कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा क्यूब। तो एकक कोशिका का जो आयतन है वो क्या हो गया? भुजा क्यूब, यानी a क्यूब। अब क्या है? एकक कोशिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो एकक कोशिका के परमाणु की संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान, जो नहीं लिखा हुआ है मिट गया है। तो w बराबर क्या हुआ? z इंटू m। z इंटू m। w कहाँ से आए? तो एकक कोशिका का द्रव्यमान w है, एकक कोशिका के परमाणु की संख्या क्या है? z है, और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? छोटी है। तो समीकरण 1 में v तथा w का मान रखने पर, v कहाँ गया? v यहाँ है। w कहाँ है? देखो w कहाँ है? w कहाँ? w यहाँ है। तो v तथा w का मान रखने पर, तो w का मान क्या होगा? z इंटू m, और v का मान क्या होगा? a क्यूब। तो d बराबर क्या होगा? z इंटू m बटे a क्यूब। अब यहाँ देखो कि m क्या है? m है एक परमाणु का द्रव्यमान, और एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे एवोगाड्रो संख्या, है ना। तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे क्या? एवोगाड्रो संख्या। और एवोगाड्रो संख्या कितने के बराबर होता है? 6.022 × 10 पर पावर क्या? 23। याद रखें, कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी लिखाया था या बताया था। तो क्या हो गया? एक परमाणु का द्रव्यमान छोटी m बराबर क्या होगा? बड़ी m। बड़ी m कहाँ से? तत्व का परमाणु द्रव्यमान बट एवोगाड्रो संख्या क्या मान ली? na क्यों माने? क्योंकि a से एवोगाड्रो, n से क्या होता है? नंबर। अब समीकरण 2 में यानी इसमें छोटी m का मान रखने पर, तो d बराबर क्या हुआ? z इंटू छोटी m की जगह हमने क्या लिख दिया? देखो m बटे na लिख दिया, देखा ना। छोटी m की जगह क्या लिख दिया? m बटे na बटे क्या हो गया? a क्यूब। a क्यूब कहाँ से आया? ये देखो ये। अब क्या हुआ कि na को नीचे ले आया, मैंने नीचे ले आया, तो जब नीचे ले आया d बराबर क्या हुआ? z इंटू m बटे a क्यूब इंटू क्या हो गया? na। अब क्या हुआ? तिरछा तिरछी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया मैंने, तो z इंटू m हो गया बराबर d इंटू a क्यूब इंटू क्या हो गया? na। ये वाला इधर आ गया, ये वाला ऊपर ले आया, उल्टा बोल दिया मैंने। z इंटू m इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो z इंटू m निकालना हमको m है। आप देखोगे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा कि परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो m बराबर d इंटू a क्यूब इंटू क्या है? na बटे क्या हो गया? z। जहाँ m क्या है? m है मोलर द्रव्यमान। ये देखो तत्व का परमाणु द्रव्यमान, इसको मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। d क्या है? देखो d यहाँ है घनत्व। a क्यूब क्या है? यानी a क्या है? तो देखो कोर की लंबाई। na क्या है? na है एवोगाड्रो संख्या। z क्या है? z है परमाणु की, देखो यहाँ लिखा भी होगा, परमाणु की संख्या। बस कॉपी कर सकते हो, कर लो। चलो दिखा
भी नहीं दे रहा हूँ, इधर चलो, दिखाई दे रहा है ना। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे और इसके जो गुना भाग होंगे ना भाई इस न्यूमेरिकल के बहुत ही ज़्यादा तगड़े होंगे, इसलिए ध्यान से। हो गया, चलो अब मैं और हम लोग मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल। देखते हैं बनता है कि नहीं। तो देखिएगा अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्या बनेगा इसमें गुना भाग जो होगा ना भाई बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, अलग होगा, देखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, अब मैं न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल। तो जो क्वेश्चन है वो है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है एक्स रे विवर्तन, एक्स किरण विवर्तन। पहले ये बता दूं आपको एक्स किरण विवर्तन क्या है। एक्स किरण विवर्तन वह विधि है जिससे क्रिस्टल की संरचना ज्ञात की जाती है ना। फिर से मैं बताऊं, एक्स किरण विवर्तन क्या है, वह विधि है जिससे किसकी, तो जो क्रिस्टल है उसकी संरचना ज्ञात की जाती है। इस पर भी चर्चा होगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा। एक्स किरण विवर्तन के द्वारा पता चला कि तांबा, नाम सुने हो ना, कॉपर, तांबा 3.608 गुना 10 पर पावर माइनस नहीं बल्कि -18 होगा, -8 सेंटीमीटर कोष्टिका कोर लंबाई के साथ एफसीसी जालक में मेरे साथ लिखते जाएं क्वेश्चन, क्रिस्टलीकृत होता है दूसरे प्रयोग से एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया, जान लो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो दूसरे क्या प्रयोग से तांबा का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, पाया गया। तो तांबा का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। तांबा का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिए। चलिए जरा देखिएगा कि एक्स किरण विवर्तन के द्वारा पता चला कि तांबा है ना 3.608 गुना 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर कोष्टिका कोर लंबाई के साथ एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। देखो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव भी है कि एक्स किरण विवर्तन के द्वारा क्या पता चला, तो कोष्टिका के कोर की लंबाई पता चला। देखो ऑब्जेक्टिव यहां से निकाल के देगा बच्चा, ध्यान दो, है ना। तो क्या है कि कोर की लंबाई साथ एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, पूर्ण विराम। दूसरे प्रयोग से तांबा का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर पाया गया। तो तांबा का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। हो पाएगा? चलिए, तो परमाणु द्रव्यमान यानी m निकालने का रहा है, तो चलिए ना फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है कि m बराबर, ध्यान दीजिएगा बच्चे, m बराबर क्या है फॉर्मूला, d इंटू ए क्यू इंटू एन ए, यही है ना फॉर्मूला, पीछे देख लो, बटे z।
और सब कुछ दिया हुआ है, आपको दिखाई दे नहीं रहा है ना। जैसे भगवान सबको दिखाई नहीं देते हैं ना, उसी तरह से ये भी किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन देखना पड़ता है क्या। तो m बराबर है वाट, वाट मतलब निकालना। d बराबर है घनत्व, घनत्व कहाँ है, घनत्व कहाँ है भाई, देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है घनत्व है। तो क्या हो गया 8.92 ग्राम सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ए है कोर की लंबाई, देखो कोर की लंबाई भी दिया हुआ है, ये देखो है कि नहीं, कोष्ठिका कोर लंबाई सब कुछ दिया रहेगा, आपको सिर्फ बनाना है। 608 गुणा 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर, यही है ना। अब आगे उसके बाद क्या है, ए के बाद क्या है सेंटीमीटर, सर क्यूब होगा, सिर्फ सेंटीमीटर यहाँ नहीं है बल्कि सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद क्या है, ए बराबर हो गया Na, तो Na का मान तो पहले से दिया रहता है, और Na का यानी एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है 6.022 × 10⁻23। याद रखिए माइनस में नहीं प्लस में होता है। और Z का मान सबसे ज्यादा, तो Z का मान कैसे निकालेंगे, Z क्या है परमाणु की संख्या। और यहाँ देखिए कौन सा जालक दिया हुआ है, खोजिए खोजिए खोजिए, ये देखिए ये है ना, ये क्या दिया हुआ है देखो, ये दिया हुआ है कहाँ गया FCC जालक। और FCC जालक में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, तो 4 लिख दीजिए है ना। वही यहाँ BCC होता तो परमाणु की संख्या कितनी होती, 2 होती। यदि यहाँ SCC होता तो परमाणु की संख्या कितनी होती, 1 होती। लेकिन चूंकि यहाँ FCC है इसीलिए परमाणु की संख्या कितनी होगी बच्चे, 4 होगी, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया m बराबर वाट हो गया, d बराबर 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3, a बराबर 3.608 में 10 पर पावर -8, Na बराबर 6.022 × 10⁻23 और z बराबर 4। भाग गुना कर दीजिए, बन गया। अब यही तो आपसे नहीं होगा, गुणे भाग तो नहीं होगा आपसे, देखो ना नहीं विश्वास है, ये हो गया। अब देखो m बराबर d का मान कितना है 8.92, यूनिट छोड़ देता हूं है ना। a का मान कितना है 3.608 गुणा 10 पर पावर -8 का होल क्यूब। क्यूब कहां से आया बोलो सर, ये कहां से आया, यहाँ है ना, है कि नहीं, गुणा Na का मान देखो कितना दिया हुआ है 6.022 × 10⁻23। बात समझ में आई, कैसे आए, ये देखो यहाँ मान दिया हुआ है बटे कितना, बटे हो गया 4। क्या कोई दिक्कत। अब देखो m बराबर ध्यान दो 8.92 गुना, ये 3 बार गुना होगा, 3 है पावर, तो 3 बार लिख दे कि 3 बार डायरेक्ट गुना कर दे, ये है ना, ये समझे, ये इसका गुना होगा 3, यानी 3.608 का पावर कितना हो गया 3 गुना 10 पर पावर, और ये जो है ये गुना हो जाएगा 8 × 24 -24। बोलो सर गुना क्यों कर दिए, तो 3 बार होना चाहिए, नहीं घात में नहीं होता है। क्या हो गया 8 गुना 8 नहीं होगा, ये घात है तो गुना हो जाएगा, तो गुना हो गया 8 × 24 गुना क्या हो गया 6.022 × 10⁻23 है ना, बटा कितना हो गया बच्चा 4। बात क्या भेजा कैसे हुआ, फिर से देखो कि m बराबर क्या फॉर्मूला है, m बराबर है d × a क्यूब × Na बटे z। तो d का मान कितना दिया हुआ 8.92, a का मान कितना दिया है 3.608 × 10 पर पावर -8 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब है, गुना Na का मान कितना दिया हुआ है 6.022 × 10⁻23 बटे 4। अब ये जो है 8.92 गुना 3.608 पर पावर क्यूब, क्यों, क्योंकि ये देखो है गुना 10 पर पावर माइनस क्या होगा 24, ये दोनों को गुना कर दिया 8 × 24, 6.022 गुना 10 पर पावर 23 और बटे 4। अभी 3 बार गुना करो कितना आएगा, तो m बराबर हो गया, ध्यान दें 8.92 गुना 46.96। ये जब इसको गुना करोगे, इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, ये इतना आएगा, आप गुना करके देख सकते हो, हमको तो याद रहता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 622 × 10⁻24 गुना 23 क्या, तो ये कितना आएगा, ये घात, तो ये देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, तो 10 पर पावर -24 गुणा 10 पर पावर 23। तो कैसे करोगे इसको, तो देखो, तो ये क्या हो गया कि जो घात है, ये जानते भी होंगे, घात जो है वो गुना में
क्या होता है, जुड़ जाता है। घात गुणा में जुड़ जाता है। घात क्या होता है, गुणा में जुड़ता है। तो 10 पर पावर माइनस क्या हो गया 24 जोड़ 23। बोलो सर जोड़ कहाँ से, देखो गुना है तो घात जुटेगा, तो जब जुटेगा तो ये -24 + 23 कितना हो गया, माइनस से, यानी 10 पर पावर -1 है ना। फिर से समझो इसको मैंने कैसे किया। 10 पर पावर देखो यहाँ 10 पर पावर -24 गुणा 10 पर पावर 23, तो जो घात है वो गुणा में जुड़ जाता है। 10 पर पावर -24 गुणा की जगह मैंने जोड़ दे दिया 23, और जब इसको दोनों को घटाया तो 10 पर पावर माइनस कितना हो गया 1। तो m बराबर यहाँ पर आप चलो, अब यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग, बटे क्या हो गया 4, बटे हो गया 4 ये वाला। अब आप क्या करो, इसको इसको और इसको गुना कर दो, कर पाओगे गुना, करो जल्दी जल्दी गुना करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। इसको इसको और इसको तीनों को क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करने के बाद आ जाएगा 25 22, यानी 2522 बटे 5 1, और 10 पर पावर -1। बोलो सर ये कहाँ से आए, 10 पर पावर -1 कहाँ से आ गया, बोलिए पूछिए, अरे बोलो बोलो कैसे। तो ये जब दोनों घात को देखो, यहाँ मैंने क्या कर दिया है कि जब घात को मैंने जोड़ा मतलब गुना था तो घात जुटेगा ही ना, गुणा में घात जुटता है। तो जब जोड़ा तो कितना आ गया 10 पर पावर -1 आ गया। अब इसको मैं नीचे ले आता हूँ बच्चा, तो नीचे लाऊंगा तो मैं जो माइनस है वो क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा ना। तो m बराबर क्या हो गया देख लो, तो m बराबर हो गया, तो जो माइनस में था वो क्या आ जाएगा नीचे प्लस में, यानी कि 25 22.51 बटे 4, और ये नीचे आएगा तो 10, तो क्या हो गया 4 गुणा 10। कोई दिक्कत, तो अब क्या हो गया 25 22.51 बटे 40, क्या ऐसे 40 पूछो सब कैसे 40, 10 गुणा 4 गुणा 10 बराबर, ये जब दोनों को भाग करोगे आप, तो भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा 63.1 ग्राम प्रति मोल, है ना। फिर से एक बार देख लो, उसका कॉपी कर लेंगे, कॉपी करना स्टार्ट करो जल्दी समझ गए, है ना। तो अब देखो m बराबर क्या है, फॉर्मूला पहले जानते हैं हम लोग, d × a³ × na बटे z। तो m बराबर वाट हो गया, d बराबर कितना है दिया हुआ है देखो यहाँ 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। a बराबर दिया हुआ है कहाँ, यहाँ 3.608 × 10⁻⁻8। na बराबर 6.022 × 10⁻23, और z बराबर क्या है 4। तो अब क्या है कि m जो है m देखो यहाँ, तो ये सब का मान हम लोगों ने इसको पुट कर दिया, जो आप बोलते हो पुट कर दिया, एक्चुअली रख दिया। तो 8-92 × 3.602 × 10⁻⁸ का होल क्यूब, इसका मान रखा मैंने, गुना 6.022 × 10⁻23। तो m बराबर कितना हो गया 8.92 गुना ये इसका 3 पावर हो गया। ये 4 अलग है, ऐसा मत समझ लेना इसी में, या मैं लाल से लिख दूं, नहीं लाल नहीं बल्कि ब्लू ही है, इसको मैं लाल से लिख देता हूँ। तो 4 भागा क्या है 4, अब ये 3 है, गुना 10 पर पावर -24 गुना 6.022 गुना 10 पर पावर 23 बटे 4। तो 8.92 गुना 46.96 कहाँ से आया, इसको गुना किया 3.608 गुना 3.608 गुना 3.608, है ना, गुना। अब ये हो गया, ये वाला इधर ले आया मैंने, इसको इधर और इसको उधर कर दिया, 6.022 × 10⁻⁻24 गुना 10 पर पावर क्या हो गया 23। तो अब क्या हुआ m बराबर, ये तीनों को गुना किया मैंने, तो 25 या 2522.51 बटे 4 आ गया। ये 10 पर पावर ये -1 कैसे आया, यहाँ देखो कि ये जो घात है 10 पर पावर -24 गुना 10 पर पावर 23, ये जब मैंने दोनों को जोड़ा तो यहाँ देखो जोड़ा ना, तो जोड़ने के पश्चात जो आंसर ये आया गुना करके वो कितना आया, ये आया 10 पर पावर -1, यहाँ देखो लिखा हुआ भी, बस m बराबर क्या हो गया 25 22 इतना, और ये आंसर आ गया आपका 63.1। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा।
कि है एक तत्व है ना, एक तत्व क्या बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। इसके कोर की लंबाई, इसके क्या कोर की लंबाई 288 pm है हो तथा घनत्व कितना 7.3 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 हो लिखने की जरूरत नहीं है हो। तो इस तत्व का क्या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें, द्रव्यमान ज्ञात करें। कर पाएंगे आप? चलिए कोशिश कर सकते हैं आप। पीएम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 सेंटीमीटर या 10 पर पावर माइनस 12 सेंटीमीटर होता है। चलो मैं बताइए तो क्या हो गया, ये बदलने नहीं आएगा, बाकी सब तो ठीक है। चलो मैं कुछ सहायता कर देता हूँ। फिलहाल सॉल्यूशन क्या है, m बराबर क्या है फॉर्मूला आपके पास, d गुना a क्यूब इंटू na बटे z। तो d गुना a क्यूब इंटू na बटे z। तो m का मान तो आपके पास क्या है भाई, वाट, क्या है वाट है। उसके बाद a का मान कितना दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना 288 pm। तो pm जो है, pm को आपको किसमें बदलना है, cm है ना, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में बदलना है, ऐसा नहीं है तो डिमोशन हो गया ना, ऐसा तो है, अच्छा है नहीं। तो 1 pm बराबर कितना होता है 10 पर पावर माइनस 12 मीटर होता है, मीटर। किंतु हमको सेंटीमीटर बदलना है। पूछो क्यों, क्योंकि जो घनत्व तो देखो ना सेंटीमीटर में, आपको सेंटीमीटर में ही लाना पड़ेगा। तो 1 pm बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। क्या होता है, 1 pm बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 क्या सेंटीमीटर। तो pm को हटाकर हम लोग यहाँ cm लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए 10 पर पावर माइनस 10 सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। आप सोचो इसलिए यहाँ पे एक लाइन और जरा मैं लिख दूँ तो शायद समझ में ना आए आपको। तो 288 pm है कि नहीं, 288 क्या है pm है। तो pm जो है उसको हम लोग को क्या बदलना है, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में बदलना है। यानी प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएम का फुल फॉर्म होता है पिकोमीटर। ऐसा मत समझ लेना सच में प्राइम मिनिस्टर है ना, सच में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। तो 288 गुणा 10 पर पावर माइनस क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। ए का मान आ गया, ए का मान जब आ गया अब एन का मान हमको लाना है। तो एन का मान तो पहले से जानते हैं, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, पहले जानते हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। उसके बाद जेड का मान, अब जेड का मान एक इशू है कि जेड का मान कितना होगा। तो याद है पिछले न्यूमेरिकल में जेड का मान 4 था, क्यों, क्योंकि वो एफसीसी था। यहाँ क्या है, खोजो ये देखो मिल गया, क्या है बीसीसी है कि नहीं, ये क्या है बीसीसी है। और बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है 2, और केवल 2 ही होती है ना। इसका मतलब जेड का मान कितना हो गया 2 हो गया। बात समझ गए, बस मान रखो बन गया। तो इसको मैं इधर ना लिख के इधर लिख देता हूँ ताकि आपको उधर बनाने में आसान हो मेरे को। पीएम बराबर 10 पर पावर माइनस 12 मीटर या 1 सीएम बराबर एक पीएम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो स्वयं बना सकते हो, जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देख लो। तो देखो तो हम लोग देखते हैं अब आगे। तो क्या है m कहाँ है m, तो m बराबर क्या हो गया d का मान रखो, d का मान d तो है, d तो लिखा ही नहीं है। d का मान कितना दिया हुआ है देखो, d कहाँ है 7.3 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स।
नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एम डी का मान देखो यहाँ दिया हुआ है 7.3 गुणा ए क्यू, ए का मान कितना दिया हुआ है देखो 288 गुणा 10 पर पावर -10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। क्या होल क्यूब? पूछो सर होल क्यूब क्यों? सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत लंबा हो जाएगा फालतू में, तो खाली हम 3 कर देते हैं। ऐसे भी सेंटीमीटर क्यूब करेंगे ना तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस दोनों कटेगा, रहने दो। तो 288 क्या हो 10 पर पावर माइनस क्या हो गया 10 का होल क्यूब क्यों होगा? क्योंकि देखो ए का मान क्या है क्यूब में। तो अब चलो एन का मान कितना दिया हुआ है 6.022 × 10⁻23 एंड कितना से डिवाइड करोगे, कितना से करोगे? जेड का मान कितना है 2 है। पूछो सर जेड का मान 2 कैसे आया? तो जेड का मान चूंकि ये बीसीसी है इसलिए जेड का मान कितना हो गया 2 हो गया, और केवल 2 हो गया, तो 2 से हमने क्या किया भाग दे दिया। अब देखो क्या होगा देखिएगा, तो m बराबर 7.3 गुना वही 288 का कितना टाइम में 3 टाइम में, 288 गुना 288 गुना 288 गुना 10 पर पावर 10 तिहाई कितना हो गया 30 है ना, गुना 6.022 गुना 10 पर पावर क्या हो गया 23 बटे हो गया 2। कोई दिक्कत जा रहा है किसी को? है ना, इसमें तो कैलकुलेशन है, तो मैथ है भाई, दिक्कत केमिस्ट्री में होना चाहिए ना, मैथ में तो ये तो मैथ है ना भाई, ये तो कैलकुलेशन है, गुना भाग है, उतना भी आना चाहिए ना भाई। नहीं आता है तो आप लोग बार बार बोलता हूँ, आप लोग हल्के चीज़ों पर ज़्यादा ही ध्यान देते हो। नहीं भाई, हल्का चीज़ पर ध्यान दो लेकिन जरूरत से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको जो बढ़ाएगा आगे ना, जब आपका दिमाग खराब होगा तभी वो आगे बढ़ोगे। हल्का हल्का चीज़ तो सीटी कैट मैंने बिल्ली 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 पढ़ते रहोगे तो पढ़ते ही रह जाओ, कैट मैंने बिल्ली है ना, तो एलिफेंट माने हाथी भी होता है, ये भी पढ़ना है ना। तो m बराबर अब क्या है कि 7.3 और 288 को 3 बार गुना करो, करके देखो। हमको लगता है कुछ बच्चे कर भी लिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना, नहीं किए होंगे तो मैं करता हूँ 23 88 78 72 इस तीनों को गुना होंगे इतना होगा। नहीं विश्वास है करके देखो, 10 30 ये हो गया। अब क्या करूँ मैं कि इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, क्यों? तो क्या हो गया 6.022 × 10⁻³ -30 गुना 10⁻23। दिक्कत जा रहा है? बटे क्या हो गया, बटे हो गया 4, और 4 नहीं बल्कि 2। बोलो सर 2 कहाँ से? वही बीसीसी के लिए जेड का मान कितना होता है 2। अब क्या है कि इसको और इसको गुना करना है, इसको और इसको गुना करना है, कितना आएगा 10 50 ये गुना करना है तो कितना आ गया 10 50 12 51 85.8 बटे 2 और गुना 10 पर पावर ये दोनों को 30 -30 जोड़ 23 कितना हो गया 10 पर पावर -7। बोलो सर कैसे ले आए? तो देखो यहाँ मैं बताऊँ, ध्यान दो। तो घात है 10 पर पावर -30, यही है ना, घात क्या है 10 पर पावर -30 गुणा क्या है 10 पर पावर 23, 10 पर पावर 23। तो घात जो है वो गुना में क्या होता है जुड़ जाता है, घात गुना में जुड़ जाता है, तो ये दोनों क्या हुआ जुड़ गया। तो 10 पर पावर 30 जोड़ कितना हो गया 23 बराबर कितना हो गया 30 माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 10 पर पावर कितना हो गया -7। फिर से देखोगे, देखो 10 पर पावर -30 गुना 10 पर पावर 23, तो 10 पर पावर -30 और ये गुना है तो घात जुटेगा 23 और दोनों को जब घटाएं तो कितना हो गया -7। और इस तरह से मैंने क्या लिखा 10 पर पावर -7। अब ये कहाँ आ जाएगा बच्चा नीचे, तो माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया ध्यान दो, तब हो गया 10 50 12 51 85.8 बटे 2 गुना किसका मान है सबका m का मान है भाई, है ना, 2 गुना 10 पर पावर 7, 10 पर पावर 7। तो हम ऐसे 10 पर पावर 7 को ऐसे नहीं लिख सकते, 10 पर पावर 7 को हम 60 बार 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बस भाग कर दीजिए आंसर आ गया। तो भाग कर दीजिए कितना 10 50
125185.8 ये दोनों को कर दीजिए तो 2 0 0 0 3 4 5 6 7। जब आप इसको भागा करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, है ना। जब दोनों को क्या कर दोगे, भागा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 52.51 ग्राम। भागा करके देख लो, इतना आता है कि करके देखो, तुम्हारी मर्जी, करो। फिर से मैं बता दूं एक बार, तो क्या है देखो, एक तत्व तब तक कॉपी कर लो। B6C जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, इसके कोर की लंबाई 288 pm तथा घनत्व इतना है ना। तो इसका तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करिए। जी है m बराबर d इंटू ए क्यूब इंटू एन है बटे जेड, फॉर्मूला पहले से मालूम है हम लोगों को। m बराबर हो गया वाट, वाट माने क्या मतलब निकालना है। a बराबर हो गया 288 pm, pm मतलब प्राइम मिनिस्टर, नो पिकोमीटर है कि नहीं, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को हम लोग cm में बदले, चीफ मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि सेंटीमीटर। तो 1 pm बराबर 10⁻−10 सेंटीमीटर होता है, बदल दिया मैंने। एन का मान पहले से प्रस्तावित है, ऐसे एवोगाड्रो संख्या को मैंने 11 में प्रूव भी किया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो 6.022 10 टू द पावर कितना हो गया 23। अब जेड का मान कितना है, तो जेड का मान कितना हो गया 2। अब डी का मान यहाँ देखो दिया हुआ, घनत्व 7.3 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। अब m का मान मैंने बैठाया, d का मान कितना है इतना 7.3, a का मान कितना है 288 × 10⁻⁻10 को होल क्यूब किया, क्योंकि a का होल क्यूब है, गुना na का मान कितना है 6.022 × 10⁻23 बटे 2 कहाँ से आया, z का मान कितना है 2। तो m बराबर 7.3 × 288 का 3 बार क्यूब, 3 बार मतलब 288 को 3 बार गुना करना है, क्यूब का मतलब ये है कि 10⁻⁻30 गुना 6.022 × 10⁻23। अब जब 3 बार किए तो आ गया ये कितना 23 88 78 72। तो 7.3 गुना 23 88 78 72 गुना 6.022 गुना 10⁻⁻30 गुना 10⁻23 बटे 2। अब m बराबर ये मैंने गुना कर दिया, ये मैंने गुना कर दिया, फिर आ गया इतना 10 50 12 51 85.8 बटे 2। अब ये 10⁻7 कैसे है, घात को मैंने यहाँ जो घटिया यहाँ घात को मैंने तोड़ा या जो भी कहूँ, तो 10⁻−30 गुना 10⁻23 गुना जो होगा घात में जुड़ जाता है, तो 10 कितना आ गया -7। उसके बाद ये नीचे आ गया तो इतना का बटे, और नीचे जब आया तो कितना से 7 है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 12 तक कितना आ गया। कॉपी कर लो जल्दी, हो गया कॉपी। चलो चलिए अब देखिए क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2010 में क्या है आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है ना। तो क्वेश्चन है एक तत्व परमाणु द्रव्यमान, आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक है तो ये देख सकते हो परमाणु द्रव्यमान 100। एक तत्व परमाणु द्रव्यमान क्या 100 BCC जालक में क्रिस्टलीकृत क्या होता है। क्वेश्चन लिखते जाओ मेरे साथ, बैठे क्या हो, क्रिस्टलीकृत होता है ना। इसके कोर की लंबाई 400 pm हो तो इस तत्व का घनत्व ज्ञात करें। इस तत्व का यानी आपकी बार डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डी। इस तत्व का घनत्व ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर तब तक इंक में डाल दो।
तत्व का क्या ज्ञात करें, घनत्व ज्ञात करें। चलिए तो ज्ञात करते हैं। पहले देखो क्या दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, बीसीसी दिया हुआ है, 400 पीएम दिया हुआ है, घनत्व यानी डी पूछ रहा है। तो डी बराबर याद है, फॉर्मूला बोलो। डी बराबर क्या है, मैंने तुरंत लिखा था, जेड इंटू बड़ी एम याद रखिएगा, छोटी एम एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, और एम बड़ी एम जो होता है तत्व का परमाणु द्रव्यमान। पीछे देखो आज ही की क्लास में, तो क्या हो गया, ए क्यू इंटू क्या, यही है ना। अब डी तो है आपके पास वाट है कि नहीं, जेड जो है, जेड कितना है, तो बीसीसी है, कहाँ बीसीसी है, बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2, यानी जेड का मान होता है 2। एम है मोलर द्रव्यमान, देखो कितना लिखा हुआ है, 100, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 100। उसके बाद ए कहाँ है, ए खोजो, कोर की लंबाई, देखो कोर की लंबाई 400 पीएम को क्या चीज में बदलो, सीएम में, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में बदल दो। तो कैसे बदलेंगे, अभी लिखा था मैंने पीछे, 10 पर पावर -10 सीएम, कोई दिक्कत, 400 × 10 पर पावर -10 सीएम। उसके बाद एन का मान पहले से दिया रहता है 6.022 × 10⁻23 हो गया। अब चलिए, अब जरा देखिए बनेगा तो क्या हो गया, तो D बराबर जेड का मान कितना है 2 गुणा M का मान कितना है 100। इजी है, लगता तो इजी है, लेकिन देखो ए का मान कितना दिया हुआ है 400 गुणा 10 पर पावर -10 का होल क्यूब। कहाँ इजी है, इसमें भाग करते करते ये हालत खराब है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दो, ऐसा मत समझना कि नहीं आता है, ये आया हुआ है 2010 में। और इसका हो गया 6.022 × 10⁻23 है कि नहीं। तो D बराबर हो गया 2 × 100। अब 400 को 3 बार डायरेक्ट में लिखूं, 400 को 3 बार, यार रहने दो यार, लास्ट में क्या है, 400 का क्यूब गुणा 10 × 30 -30 गुणा 6.022 गुणा 10 पर पावर कितना हो गया 23 हो गया। तो D बराबर हो गया, ये देखो 2 गुणा 100। अब 400 को 3 बार गुणा करो तो 4 × 16 = 64, यानी 64, 1 2 3 4 5 6 गुणा, ये इसको इधर ले आओ, आगे इसको पीछे कर देते हैं, समझे क्या बोले, 6.022 को इधर कर देते हैं और घात को एक जगह कर देते हैं। तो 6.022 × 10⁻³ गुणा 10 पर पावर -23। देखो तो जो घात है ऐसे टूटेगा, ये घात 10 पर पावर -30 है, तो 30 में 23 घटा दो, कितना बचा 10 पर पावर -7। तो पहले अब देख लो यहाँ, तो क्या हो गया, तो D बराबर 0 2 को काट दो, 2 0 क्या हुआ कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हुआ ना। अब ऐसे चाहो तो 2 भी काट सकते हो, रहने दो। अब ये दोनों को गुणा कर दो, ये दोनों, इसको किसको गुणा करना है आपको, इसको और इसको, यानी 64, ये क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,40,000 को 6.022 से क्या करना है, गुणा करना। कितना आ गया 3 8 5 4 0 8 0। फिर से देखो 3 8 5 4 0 8 0, इसको गुणा किए। तो यदि आपको विश्वास नहीं हो तो गुणा करके देख लो, मोबाइल से ही देख लो आता है कि नहीं। गुणा 10 पर पावर कितना हो गया -7। तो दोस्तों -7 कहाँ से आया, ये दोनों को घात तो है ना। देखो गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, तो गुणा है तो 10 पर पावर -30 23 हो गया। जब घटा दिए तो कितना हो गया 10 पर पावर -7, और ये आ गया ऊपर, तो माइनस है तो ऊपर के गया तो क्या हुआ प्लस। तो D बराबर हो गया, ध्यान दीजिए बस लास्ट लाइन ऊपर कर दिए तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7। नहीं समझे इसको कैसे लिखा मैंने, 10 पर पावर 7 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 2 कितना 3 4 5 6 7 बटा ये 85 40 80। 0 0 क्या हुआ, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया आंसर देख लो, तो 2 0 0 0 3 0 4 5 6 बटे 3 8
5 4 0 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो पक्का है आंसर कितना आ जाएगा इसका? इसका आंसर आएगा, यहां लिख दूं मैं, इसका आंसर आएगा 5.189 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। अब आप बोलोगे सर कैसे हो गया? फिर से देख लो एक बार। D बराबर क्या होता है? Z इंटू एम बटे ए क्यूब इंटू एन है कि नहीं? तो D बराबर है वाट, Z बराबर है 2, M बराबर है 100, A बराबर कितना है 400 pm जो दिया हुआ है। पिकोमीटर को आपने क्या में बदला? सेंटीमीटर में बदल दिया। कैसे बदला? 10⁻−10 से गुना करके। पीछे मैंने इसके ठीक पीछे बताया है, ध्यान रखो। उसके बाद Na का मान 6.022 × 10⁻, क्या है 23। अब सबका मान पुट किया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। D बराबर 2 इंटू क्या हुआ 100 कहाँ से आया? तो 2 कहाँ से आया? Z का मान 2 और M का मान क्या है 100। उसके बाद क्या है? A का मान कितना है 400। तो 400 गुना 10⁻−10 यहाँ, और Q कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है क्यूब है, गुना 6.022 गुना 10⁻, क्या हुआ 23। तो D बराबर कितना होगा 2 गुना 100 बटे 400 का क्यूब। तो 400 गुना 400 गुना 400 गुना 10⁻−30 गुना 6.022 गुना 10⁻, कितना हो गया 23। तो D बराबर हो गया 2 गुना 100 और नीचे हो गया 64, यानी 6400000, 2 जीरो कट गया। 6.022 गुना 10⁻−30 गुना 10⁻, क्या 23। तो D बराबर हो गया 2, ऊपर जो बचा हुआ है। उसके बाद ये इसको मैंने गुना कर दिया, गुना किया तो कितना है 3854080 गुना ये दोनों को घटाया तो कितना है 10⁻−7। तो D बराबर हो गया 2 गुना, इसको ऊपर लेके गया मैं तो कितना हो गया माइनस से प्लस हो गया, क्योंकि जब उल्टा करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस से प्लस हो गया तो 2 गुना इतना हो गया और इतना हो गया, यानी भागा करके कितना आया आंसर 5.189। इस तरह से बन गया। चलो काफी लंबा हिसाब है इसमें, ये वाला टॉपिक में बस अब यहीं तक न्यूमेरिकल का पार्ट था। अब कल से लैंग्वेज शुरू हो जाएगा और बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर के लास्ट में मैं फिर ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कल की भांति। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे ये टॉपिक पे ही, देखो स्क्रीन पर, और वही वो आपको 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। तो आज का क्लास समाप्त होता है, धन्यवाद।